उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। घंटों को भवन में रहने के बाद सीएम धामी से हरक की मुलाकात, डिनर की टेबल पर दूर हुई नाराजगी। हरक बोले, धामी मेरे छोटे भाई, मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ की मंजूरी। उत्तराखंड दौरे पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा संगठन की टटोलेंगे नब्ज, चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, जोशी मठ का नाम बदलने का ऐलान, ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा जोशी मठ, जल्द जारी होगा आदेश। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की हुई बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में आए 42 नए मरीज, शासन प्रशासन हुआ सख्त, मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले बड़ी खबर की करते हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे और उनकी नाराजगी की खबरों पर अब विराम लग गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपने नेतृत्व और क्षमता का लोहा मनवाया है। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए उन्होंने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी को दूर किया। इस मुलाकात में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी भावुक नजर आए। हरक बोले कि पुष्कर मेरे छोटे भाई हैं, मेरा पूरा आशीर्वाद और समर्थन मेरे छोटे भाई के साथ है। मां धारी देवी मेरे भाई की मनोकामना पूर्ण करे। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आश्वासन पर डॉक्टर हरक सिंह रावत देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां हरक सिंह रावत के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने से पहले ही संगठन और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद थे। सभी नेताओं के बीच बातचीत के बाद कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए पहली किश्त के रूप में 25 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करने का फैसला लिया गया। कौन जी ने मुझसे वायदा आश्वासन दिया है और ये आज उन्होंने निर्णय लिया है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उसके लिए 25 करोड़ रुपया धन सिंह जी भी थे, अमित मदन कौशिक जी भी थे। ये निर्णय हुआ कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपया अवमुक्त किया जाएगा और उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार प्राथमिकता से बनाएगी। लगभग 24 घंटे के भवन के बाद हरक सिंह रावत की ये नाराजगी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दूर कर दी है। हालांकि हरक ने मीडिया के सामने ये बात स्वीकारी कि वो बेहद नाराज थे, लेकिन अब नाराजगी दूर हो गई है। इसीलिए इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष से जानेंगे कि भाजपा के अंदर जो कलह चल रहा था, क्या उसका अंत हुआ है? मनीष, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी में एक कलह उभर कर सामने आया और 2 दिन चले इस घमासान के बाद अब विराम लग गया है, तो क्या लगता है आपको कि हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई होगी? मनीष, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी में जो घमासान चल रहा था उसका कल रात जो है वो अंत हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई होगी?
देखिए रक्षंदा, बिल्कुल हमने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे कि हरक सिंह रावत ने जो इस्तीफे की धमकी दी है कैबिनेट बैठक में छोड़कर, जी। वो केवल महज प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव हरक सिंह रावत खेल रहे, और जो प्रेशर पॉलिटिक्स वो खेल रहे थे उसमें वो कामयाब भी पूरी तरीके से हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा उन्हें कल मुख्यमंत्री आवास में बुलाया और उनकी जो नाराजगी थी उसे दूर करने का प्रयास किया है। जी। सीधे तौर से जो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर जो वो बजट मांग रहे थे, उसमें 25 करोड़ रुपए देने पर जो है मुख्यमंत्री ने सहमति जताई, और केवल मुख्यमंत्री ने ही उनकी नाराजगी दूर नहीं की है। खास बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और जी। संगठन महामंत्री जो अजय कुमार हैं, वो भी मुख्यमंत्री आवास में इस दौरान मौजूद थे। और जिस तरीके से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उससे साफ होता है कि जो हरक सिंह रावत की नाराजगी थी वो हंसी में अब तब्दील हो गई है, क्योंकि जिस काम के लिए उन्होंने सरकार से मांग की थी, मुख्यमंत्री से मांग की थी कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए बजट जारी किया जाए, और उसके बाद कैबिनेट ने, जब वो कैबिनेट बैठक छोड़ के गए थे, तो 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी थी, जिसके हरक सिंह रावत ने नाकाफी बताया था 5 करोड़ रुपए को, और अब कल 25 करोड़ देने पे जो है वो मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो हरक सिंह रावत की नाराजगी थी वो फिलहाल दूर हो गई, और एक तरफ से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है वो हरक सिंह रावत को मनाने में पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। जी मनीष, जैसा आप बता रहे हैं कि जो नाराजगी थी वो सिर्फ कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को थी, क्या आपको लगता है कि अभी भी हरक सिंह रावत कोई अंदर से कुछ और नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, या कुछ अंदरूनी कलह हो बीजेपी का जो सामने उभर कर नहीं आ रहा है? देखिए, उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत को समझना थोड़ा सा टफ है, और जिस तरीके से उन्होंने जो परसों इस्तीफे का दबाव बनाया था या इस्तीफे की धमकी दी थी, उसके बाद लोग कयास लगा रहे थे, या तमाम जो सियासी जानकार हैं वो भी यही कयास लगा रहे थे कि हरक सिंह रावत अब कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए कह सकते हैं कि हरक सिंह रावत की जो चाल है उसे समझना इतना आसान नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने दबाव बनाया है उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर से वो कोटद्वार की जनता के बीच ये मैसेज देने में कामयाब रहे हैं कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज उनकी प्राथमिकता है, ना कि मंत्री पद उनके लिए पहली प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर कोटद्वार की जनता में विश्वास जहां जगाने का काम उन्होंने किया है, वहीं सरकार पर दबाव बनाकर यह भी संदेश दे दिया है कि अगर सरकार चुनावी साल में उनकी नहीं सुनती है और आचार संहिता के तरह से उनको अनदेखा करती है, तो वो कुछ भी कदम वो यहाँ पर राजनीतिक लिहाज से उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जो हरक सिंह रावत जो है वो फिलहाल जो उनकी नाराजगी थी वो अब दूर हो चली है, और अब सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई है कि हरक सिंह रावत की नाराजगी वास्तव में दूर हो गई है, या हरक सिंह रावत टिकटों को लेकर भी दबाव बना रहे थे, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि हरक सिंह रावत अपनी बहु अनुकृति गुसाई को भी लैंसडाउन से भाजपा से टिकट दिलाना चाहते हैं, और इसी लिए उन्होंने ये दबाव बनाया। हालांकि क्या कुछ सहमति टिकट बंटवारे को लेकर हरक सिंह रावत के साथ बनी है, यहाँ पर भाजपा नेताओं की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और संगठन महामंत्री अजय कुमार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि हरक सिंह रावत की इस नाराजगी से कई निशाने उन्होंने साधे हैं। जी मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपने जाना कि मनीष ने जैसा बताया कि हरक सिंह रावत की जो नाराजगी है उसे दूर कर ली गई है। बताया जा रहा है कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उससे पहले ही भाजपा ने जो हरक सिंह रावत की नाराजगी थी कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर, उसे दूर कर लिया है। तो अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बता दें, उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा आज चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है उसका जायजा लेंगे। जहां एक तरफ जेपी नड्डा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे, तो वहीं भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नब्ज टटोलने का काम करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देकर उनमें जोश भरने का भी नड्डा काम करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष से जानेंगे कि जेपी नड्डा का ये दौरा कितना अहम है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, और जो भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है उसकी तैयारियों को पूरी तरीके से यहाँ पर परखेंगे जेपी नड्डा। और
गहन मंथन इस दौरान वो करेंगे, क्योंकि जो उनकी बैठकें हैं वो ना कि पार्टी नेताओं के साथ हैं या पदाधिकारियों के साथ है, उनके जो सीधे तौर से जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो नब्ज टटोल हैं, जो कार्यकर्ता मैदान में है 70 की 70 विधानसभा सीटों पर, उनके साथ यहाँ पर बैठक करने वाले हैं। उसमें जो विधानसभा प्रभारी, सह प्रभारी और जो प्रस्तावक यहाँ पर 70 विधानसभाओं में, उनके साथ सीधे तौर से जेपी नड्डा बैठक करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जेपी नड्डा का आज का जो दौरा उत्तराखंड का है वो 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज जेपी नड्डा पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी के लिए विधानसभा में काम कर रहे हैं, उनसे ये भी फीडबैक लेंगे कि आखिरकार पार्टी प्रत्याशियों की क्या स्थितियां वहां पर हैं, जो सिटिंग एमएलए यहाँ पर पार्टी के हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, और जो यहाँ पर 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिंबल पर हारे थे उनकी क्या स्थिति है। तो हो सकता है कुल मिलाकर देखें तो जो आज का जो बैठकें होंगी उससे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों के जो दावेदार हैं उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जो विस्तारक हैं, प्रभारी और सह प्रभारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनका फीडबैक भी सीधे तौर से जेपी नड्डा को यहां पर देंगे। और 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जो है वो जेपी नड्डा पूरी तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, जो विधानसभाओं में लगे हुए हैं, उनको जीत कर भी यहाँ पर टिप्स देंगे। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि ये सब जो तैयारी है जेपी नड्डा की, वो भाजपा की 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। मनीष, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हरक सिंह रावत की नाराजगी जो है वो तो दूर कर ली गई है, पर बताया जा रहा है कि नड्डा के साथ हरक की बैठक है। तो क्या लगता है आपको, संगठन जो हरक ने ये मसला खड़ा करा उस पर सख्ती से निपटेगी? देखिए, जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा एक मजे हुए नेता यहाँ पर माने जाते हैं, और कार्यकर्ताओं से लेकर जो नाराज नेता हैं उनकी बातों को वो अच्छे तरीके से सुनते हैं। कुल मिलाकर तानाशाही रवैया यहाँ पर जेपी नड्डा का रहा नहीं है, और यही वजह है कि वो कार्यकर्ताओं हो या पार्टी के नेता हो उनकी बात सुनते हैं। हरक सिंह रावत से आज हो सकता है कि अलग से यहाँ पर जेपी नड्डा बातचीत करें। हालांकि पार्टी की यही कोशिश थी कि जेपी नड्डा के दौरे से पहले कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत को मना लिया जाए, जिसमें पार्टी यहां पर कामयाब हुई है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या हरक सिंह रावत के साथ आज वो अलग से मुलाकात करते हैं और क्या हरक सिंह रावत उनसे मिलने के लिए जाते हैं। इस पर भी सभी की नजरें जेपी नड्डा के आज के दौरे पर रहेंगी। जी मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपने जाना, मनीष ने बताया जेपी नड्डा का जो ये दौरा है वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि ये भी खबर उभर कर सामने आई है कि हरक सिंह रावत से जेपी नड्डा की मुलाकात हो सकती है, लेकिन क्या कुछ खास होगा उसको जरूर आपको बताएंगे और बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली से वापस लौटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि दिल्ली बैठक के दौरान आला कमान द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि हरीश रावत के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके चलते मुझे ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे और जनता के बीच में जाकर इस चुनाव की तैयारी को लेकर अपनी बात कहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सबको जोड़ने का प्रयास करेगी, सबको साथ लेकर चलेगी, सबकी भावनाओं का सम्मान करेगी और महंगाई, खनन, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी। मैं पार्टी लीडरशिप का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने स्पष्टता बना दी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव अभियान चलेगा, चुनाव लड़ा जाएगा। मैंने पहले भी प्रेस को अवगत कराया कि अब तो गत्वा हमारे हाईकमान ने ये माना कि इस चुनाव की पूरी बागडोर रावत जी आपको आगे बढ़ानी है, आपको आगे चलना है और साथ में सब नेता लोग सहयोग देंगे। सभी ने हमारे हाईकमान की बात को स्वागत किया और आज हम सब एकजुट होकर आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में अपना वर्चस्व रखने वाले हरीश रावत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस के लिए अब हरदा जरूरी हो गए हैं और मजबूरी भी। तभी तो प्रदेश की राजनीति में बिना हरदा के कांग्रेस का सियासी भविष्य अब नामुमकिन सा लगता है। इस बात का इल्म हाईकमान को भी हो गया है, तभी उत्तराखंड चुनाव को लीड करने के लिए हरदा को फ्री हैंड कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
अपने सोशल मीडिया संदेशों से उत्तराखंड से दिल्ली तक की सियासत को हिलाने का मादा रखने वाले हरदा ने अपने तल्ख तेवरों और सधे हुए बयानों से कांग्रेस में खुद को साबित कर दिखाया कि बिना हरदा के साथ प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति को सोचना भी अब नामुमकिन सा लगता है। राज्य गठन के बाद से प्रदेश में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, तभी से हरदा पार्टी संगठन में अपनी मजबूत पकड़ रखते हुए अपने धुर विरोधियों को चित करते आए हैं। अपनी सदी हुई राजनीति से उन्होंने पार्टी को कई मोर्चों पर संभाला है, तो 2017 में पार्टी को हुए भारी नुकसान से उभारने का भी काम किया है। पिछले कुछ समय से अपनी सक्रिय राजनीति से हरदा ने एक बार लोगों के बीच कांग्रेस की ताकत को सामने लाकर ये उम्मीद कायम की है कि 2022 में पार्टी दोबारा राज्य की सत्ता में काबिज हो सकती है। हालांकि इस बीच उनकी राह में रोड़े बने कुछ पार्टी नेताओं ने पार्टी को दो खेमे में बांटने से भी गुरेज नहीं किया। चुनाव के ऐन मौके पर हरदा के सियासी तीर से निकले वार से पार्टी नेताओं को भी हरदा के सियासी कद का एहसास हो गया है। बिना हरदा के कांग्रेस का उत्तराखंड में भविष्य ना के बराबर है। लिहाजा हाईकमान ने भी हरदा को अब फ्री हैंड कर चुनावी कमान उनके हाथों में सौंप दी है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के लिए हरदा जरूरी भी हो गए हैं और मजबूरी भी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले के बीच बीते रोज 42 नए कोविड के मामले मिले हैं, जिसमें संक्रमित लोगों की संख्या 42 बताई गई है। देहरादून में 21, पिथौरागढ़ में 9, नैनीताल में 5, हरिद्वार और टिहरी में 2-2, पौड़ी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिले में 1-1 नया संक्रमित मरीज मिला है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, तो वहीं प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। अगर आप नए साल के लिए जश्न मनाने के लिए मसूरी आना चाहते हैं तो डबल डोज वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र और RT-PCR जांच रिपोर्ट साथ लेकर आना होगा। और इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कोरोना रोकथाम के लिए शनिवार को दिशा निर्देश जारी करने की भी बात कही है। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जोशी मठ का नाम अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें, इसकी घोषणा सीएम ने की है। इस दौरान सीएम ने चर्चित नंदप्रयाग घाट 1.5 लेन सड़क का भी शिलान्यास किया। सड़क के लिए घाट में 100 से अधिक दिनों तक जो आंदोलन चल रहा था, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सड़क की मांग को लेकर इसी साल गैरसैंण सत्र के दौरान लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क के लिए हुए आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घाट में 56 करोड़ 93 लाख की 16 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और पर्यटन से जुड़ी कई योजनाएं शामिल है। 2022 की बिसात में आज हम आपको सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को दिखाएंगे और समझाएंगे कि क्या कुछ अब तक देखने के लिए मिला है और किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा सीट देहरादून में पड़ती है। ये सीट टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। सहसपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी साधु राम विधायक चुने गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को हराया था। वहीं 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस विधायक साधु राम को हराया। अब बारी आती है 2012 के विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव पुंडीर दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को हराया। इस चुनाव में भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर को 26,064 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को 20,574 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार गुलजार अहमद रहे, जिन्हें 9,699 वोट मिले। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 31.28% रहा, कांग्रेस का वोट शेयर 24.69% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 11.64% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किशोर उपाध्याय को हराया। बीजेपी के सहदेव सिंह को 44,055 वोट मिले,
जबकि कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 25,192 वोट मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा रहे, जिन्हें 21,888 वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 40.75% रहा। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 23.3% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 20.25% रहा। सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों का विश्लेषण करने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, उसमें भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो निर्दलियों का दबदबा भी इस सीट पर रहा है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस सीट पर ठीक ठाक ही रहा। 2022 की बिसात में सहसपुर विधानसभा सीट से सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, लेकिन सीट किसकी झोली में आएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। पुरोला विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 2017 के बाद से अब तक देखा जाए तो सियासी समीकरणों में काफी बदलाव आया है, जिसके बाद अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि पुरोला विधानसभा सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाएगी या फिर दोबारा सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने के साथ इस सीट पर भी बीजेपी काबिज होगी। पुरोला विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है। बीजेपी ने हाल ही में पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार की घर वापसी कराकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो जरूर खड़ी की हैं, लेकिन चुनावी राह बीजेपी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद ने पहले ही ये साफ कर दिया कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कयासबाजी इस बात की लगाई जा रही है कि अगर बीजेपी हाईकमान राजकुमार को पुरोला सीट से टिकट देता है तो हो सकता है मालचंद पार्टी से बगावत कर कांग्रेस का रुख कर लें। मालचंद का पुरोला सीट पर अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। उधर कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अभी ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है। हालांकि 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े दुर्गेश को जनता का भारी समर्थन मिला और दुर्गेश इस वक्त कांग्रेस में शामिल है। हो सकता है कि कांग्रेस दुर्गेश पर दाव खेलकर उन्हें टिकट थमा दे। मालचंद भाजपा से 2002 और 2012 में विधायक रह चुके हैं। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से मालचंद को 13,209 वोट मिले थे, तो 2007 के चुनाव में कांग्रेस के राजेश जुआठा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त मालचंद महज 525 वोट के अंतर से हारे थे। साल 2012 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भाजपा टिकट से मालचंद को 18,098 वोट मिले थे, जबकि उस वक्त निर्दलीय राजकुमार को 14,942 वोट मिले और मालचंद ने 3,832 वोटों से जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट से राजकुमार को 17,798 वोट मिले थे, तो बीजेपी के मालचंद को 16,785 वोट मिले। मालचंद महज उस वक्त 413 वोटों से हारे थे। पुरोला सीट से सियासी समीकरण देखने और समझने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, तो मौजूदा वक्त में कांग्रेस से बीजेपी में गए राजकुमार और मालचंद दोनों ही भाजपा में हैं, तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई फाइनल कैंडिडेट नहीं है। अगर बीजेपी मालचंद का टिकट काटकर राजकुमार को देती है तो ये भाजपा पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि पुरोला विधानसभा सीट पर हाईकमान किस पर दाव खेलेगा और जिसका टिकट कटेगा उसका क्या कुछ रुख रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। गंगोत्री विधानसभा सीट से जुड़े मिथक को तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं और समझा चुके हैं कि गंगोत्री सीट में जो जीतता है सरकार उसी पार्टी की बनती है। लेकिन आज आपको इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि सियासी दलों के समीकरणों को ये बताएंगे कि क्या कुछ खास रहा है 2022 की बिसात के लिए, क्या कुछ समीकरण अब उभर कर सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। 2022 की बिसात के लिए चुनावी ऐलान से पहले ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गंगोत्री विधानसभा सीट को चुनाव में महत्वपूर्ण सीट इसलिए माना जाता है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार गंगोत्री सीट से जीतता है, सरकार भी उसी पार्टी की ही बनती है। लेकिन आज हम आपको 2022 की बिसात के लिए गंगोत्री सीट से उभर कर सामने आ रहे राजनीतिक समीकरणों की सियासी पटकथा को दिखाएंगे। गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से खाली गंगोत्री सीट पर बीजेपी के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाशना आसान नहीं है। गंगोत्री विधानसभा सीट के 2017 के चुनावी इतिहास को देखा जाए तो 2017 में गंगोत्री सीट में कुल 46.15% वोट पड़े।
2017 में भाजपा से गोपाल सिंह रावत ने कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवाड़ को करीब 9,610 वोटों से हराया था। 2017 में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे सूरत राम नौटियाल को भी करीब 10,000 वोट मिले। हालांकि सूरत राम नौटियाल अब बीजेपी के हो गए हैं। इसके अलावा सूरत राम नौटियाल चारधाम परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मिशन 2022 की बिसात में इस बार सियासी जमीन तलाशने मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री सीट से सीएम फेस के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस और भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन गंगोत्री सीट पर कांग्रेस के विजयपाल सजवाड़ का अच्छा खासा दबदबा है, तो बीजेपी ने अभी इस सीट पर कुछ तय नहीं किया है। लेकिन सूरत राम नौटियाल गंगोत्री सीट से अपनी दावेदारी पेश कर जीत का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर सियासी पटकथा का विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस से विजयपाल सजवाड़ का गंगोत्री विधानसभा सीट से लड़ना तय है। आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल को इस सीट पर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुकी है, तो बीजेपी इस सीट पर अभी किसी का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। लेकिन अगर सूरत राम नौटियाल को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है तो चुनावी जंग दिलचस्प रहेगी। और सवाल आप उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को लेकर भी है कि क्या वो गंगोत्री सीट पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे या फिर मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। घंटों को भवन में रहने के बाद सीएम धामी से हरक की मुलाकात। डिनर की टेबल पर दूर हुई नाराजगी। हरक बोले, धामी मेरे छोटे भाई। मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ की मंजूरी। उत्तराखंड दौरे पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा संगठन की टटोलेंगे नब्ज। चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। सीएम धामी की बड़ी घोषणा। जोशी मठ का नाम बदलने का ऐलान। ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा जोशी मठ। जल्द जारी होगा आदेश। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की हुई बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में आए 42 नए मरीज। शासन प्रशासन हुआ सख्त। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। रफ्तार मीडिया को उत्तराखंड के सभी जिलों में ब्यूरो चीफ स्टिंगर्स और रिपोर्टर्स की आवश्यकता है। कांटेक्ट करें 7055758398 या फिर अपना CV मेल करें। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग।